हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आप सभी को मैं पढ़ा रहा था पॉलिटिकल साइंस के अंदर मौलिक अधिकार। पिछला वीडियो जो ये बच्चा पहली बार ये वीडियो देख रहा है उसको मैं कह दूं प्लीज बेटा पहले सेकंड वाला जो इससे पहले वाला वीडियो है यानी मौलिक अधिकार पार्ट नंबर 1 जरूर देख लीजिएगा। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या किया, हमने पढ़ाया मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के अंदर टोटल मौलिक अधिकार 6 थे। मैंने पिछले वीडियो में समानता का अधिकार और उनसे रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद वो सब कंप्लीट करवा दिए। फिर दूसरा मैंने करवाया स्वतंत्रता अधिकार, उससे रिलेटेड जितने भी हैं वो सब के सब मैं आपको करवा चुका हूं। अब चलेगा अपना जो अगला है तीसरा मौलिक अधिकार जिसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो चलिए तीसरा मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ें। यहां से आज अपना ये वीडियो इसमें मौलिक अधिकार कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? करें स्टार्ट? आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं स्टार्ट। देखिए बच्चे, बात यह है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बात बताई थी कि अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार के जो अनुच्छेद है वो 12 से लेकर 35 तक है। क्लियर? आप 12 नंबर को 13 नंबर को छोड़ दो क्योंकि इसमें प्रस्तावना है, हटा दें, यानी कि उनके बारे में बातें बताई गई है। हम 14 से स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया मौलिक अधिकार 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और एक ये 6 मौलिक अधिकार है। याद करो मैंने बताया था कि इन 6 मौलिक अधिकारों के अंदर अनुच्छेद का जो विभाजन होता है, पहले होता है 5, फिर होता है 4, फिर होता है 2 4 2 4, 5 4 2 4 2 4 2। समझ गए ना? ये मैंने कंप्लीट करवा दिया, ये भी मैंने कंप्लीट करवा दिया। तीसरा चलेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसके अंदर केवल 2 ही अनुच्छेद आते हैं। सर कौन कौन से? आ जाओ, देखो आपको तरीका बताता हूं याद करने का। अधिकार नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें केवल 2 ही अनुच्छेद आते हैं। सर कौन कौन से होंगे? अनुच्छेद नंबर कौन कौन से हैं? आ जाओ, 12 13 को छोड़ दो, 14 15 16 17 18 ये समानता का अधिकार हो गया। 18 के बाद में 4 अधिकार लेना है, 19 20 21 22 22 तक ये किस में आ गए? स्वतंत्रता अधिकार। 23 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हमारे पास एक हो गया 23 नंबर का और एक हो गया 24 नंबर का। ये 2 अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? इस बात को समझना बेटा जी, ठीक है ना? अच्छी तरह बात को समझना। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद में? 23 और 24 के अंदर। चलिए अब सुनो, 23 नंबर का अनुच्छेद क्या कहता है और 24 नंबर का अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 में शोषण के 3 तरीके बताए हैं कि ये जो 3 तरीके हैं ये शोषण के अंतर्गत आते हैं। किसी भी इंसान का शोषण करना है वो 3 शोषण है। याद रखिएगा बेटा जी, अनुच्छेद 23 के तहत कितने शोषण की व्याख्या? 3 प्रकार के शोषण है। कौन कौन से? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। एक तो बलात् श्रम। याद रखिएगा। ये सर बलात् श्रम क्या होता है बाद में बताता हूं, 2 मिनट रुक जाओ। एक होता है बेगार, ठीक है ना, और तीसरा होता है मानव व्यापार। मानव व्यापार। ये 3 प्रकार के किसके अंतर्गत आते हैं? शोषण के अंतर्गत। सर इसको अच्छी तरह समझाओ, समझ में नहीं आया, बताता हूं। बलात् श्रम का मतलब होता है इच्छा के विरुद्ध काम करवाना। मेरी इच्छा नहीं है, मैं कि ये काम नहीं करना चाहता, फिर भी जबरदस्ती काम करवाना बलात् श्रम कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं इच्छा के विरुद्ध काम करवाना
जबरदस्ती काम करवाना, यह बलात्श्रम के अंतर्गत आता है। आप किसी से भी जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। बेगार, बिना वेतन के काम करवाना, बिना वेतन कार्य करवाना, मतलब आप काम करवा रहे हो लेकिन पैसे नहीं दे रहे हो, तो बिना वेतन के जो काम करवाता है वो भी एक शोषण है, ठीक है ना। महिला, पुरुष, बच्चे, तीनों चीज, महिला, पुरुष, बच्चे को खरीदना बेचना, को खरीदना तथा बेचना, यह सब मानव व्यापार के अंतर्गत आता है। यह मतलब बहुत ज्यादा चर्चा में चला हुआ है सब्जेक्ट। आदमी महिलाओं को यहां से ले गए दूसरे शहरों में भेज दिया गया उनको, ठीक है ना। मानव व्यापार, बेगार, बलात्श्रम, ये तीनों के तीनों याद रखना शोषण के विरुद्ध आते हैं। ये शोषण है। आप बिना इच्छा के किसी को जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, बिना वेतन के काम नहीं करवा सकते। आप लोग मानव को, महिलाओं को, यानी महिला, पुरुष और बच्चों को अगर आप बेच देते हो या खरीदते हो तो ये तीनों की तीनों चीज शोषण के अंतर्गत आती है। समझ गए मेरी बात? ये अनुच्छेद 23 के अंतर्गत 3 प्रकार के शोषण है। अब आते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में क्या है? कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करवाना, ठीक है ना। कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाना, यह भी शोषण के विरुद्ध है, शोषण के अंतर्गत आता है। अगर किसी बच्चे की आयु 14 वर्ष से कम है और आप उनको कारखानों में काम करवा रहे हैं तो यह शोषण है। याद रखना इस बात को, यह शोषण है। कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाना क्या है? शोषण है। क्लियर? तो याद रखना शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 में 3 प्रकार के शोषण बताए हैं, बलात् शोषण, बेगार और मानव शोषण। और 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम बालकों को किसी भी कारखाने के अंदर काम करवाना, यह भी शोषण के अंतर्गत आता है। क्लियर? हम चौथे नंबर का पढ़े। अब फटाफट इसको नोट कर लीजिए बेटा जी, कीजिए नोट बेटा। चलिए बच्चों देखते हैं नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखो मेरे पास अनुच्छेद मौलिक अधिकार 6 हैं और 6 के लिए मैंने क्या तरीका बताया था? 5 4 2। देखो 5 4 2 4 2 4, समझ गए? तो ये अपना कौन सा नंबर का है? चौथे नंबर का। 5 हो गए, 4 हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए, यानी इसमें 4 अनुच्छेद आएंगे। कितने अनुच्छेद आएंगे? 4 अनुच्छेद। तो अभी तक हमने 23 तक 24 तक तो पढ़ लिया है। इसमें अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक अनुच्छेद आते हैं। 25, 26, 27, 28, 4 अनुच्छेद है। यानी कि मैं कह सकता हूं अनुच्छेद 25, ध्यान सुनना, थोड़ा सा इधर से ले लेते हैं। अनुच्छेद 25 क्लियर, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। पहले तो इसको मैं मौखिक रूप से समझा देता हूं। 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पहला अनुच्छेद 25 नंबर, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, इसका अधिकार है। नंबर 26, आप धार्मिक संस्थाएं की स्थापना भी कर सकते हो। समझ गए? यहां प्रचार प्रसार हो सकता है।
फ्री प्रचार प्रसार कीजिए। नंबर 26, आप अपनी धार्मिक संस्था बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 27, राज्य सरकार किसी भी धार्मिक संस्था पर टैक्स नहीं लगा सकती, कर नहीं ले सकती, समझ गए? किसी भी धर्म विशेष पर लगेगा तो सब पे लगेगा, वरना कर ऐसा नहीं जैसे पहले इतिहास में हुआ करता था जजिया कर, हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया गया। तो इस तरह से ये ना कर नहीं लगा सकते आप, किसी धर्म विशेष पर आप कोई भी टैक्स नहीं ले सकते। क्लियर? नंबर 28, जितनी भी राजकीय, राज्य के अंतर्गत, ठीक है ना, सेंटर के अंतर्गत राजकीय या सरकारी शिक्षण संस्थानों में आप धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। एक धर्म विशेष का आप पक्षधर नहीं बन सकते। ऐसे नहीं कि आप गवर्नमेंट स्कूल है और उसमें मुस्लिम धर्म का प्रचार कर रहे हो, आप गलत बात। गवर्नमेंट स्कूल आप उसमें हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हो, नहीं कर सकते आप। राज्य किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं है, उसके लिए सब धर्म क्या है, सेम है। तो समझ गए? या धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, संस्थाएं बना सकते हो, राज्य सरकार कोई भी टैक्स नहीं ले सकती धर्म विशेष पर। नंबर 28, जितनी भी सरकारी संस्था है उसमें आप धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दे सकते। नहीं समझ में मेरी बात? आ जाओ करते हैं। नंबर 25, धार्मिक प्रचार प्रसार का अधिकार, यह आपका अधिकार है, आप धार्मिक का प्रचार प्रसार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 6, धार्मिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हो, समझ में ही नहीं भाई? आप धार्मिक संस्था स्थापित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 1, राज्य किसी धर्म विशेष पर कर नहीं लगा सकती, राज्य नहीं लगा सकता, ठीक है ना। राज्य किसी धर्म विशेष पर कर नहीं लगा सकता। जैसे पहले इतिहास में जजिया कर हुआ करता था, अलग अलग राजा महाराजा अलग अलग धर्मों पर टैक्स लगाते थे, लेकिन अब राज्य है ना किसी भी धर्म के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते। धर्म विशेष कि मुसलमानों को टैक्स देना पड़ेगा, हिंदुओं को टैक्स देना पड़ेगा, ईसाइयों को टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। हाँ, कोई हितकर को टैक्स हो तो वो सभी धर्मों पे समान लागू होगा, वो एक अलग मैटर है, लेकिन धर्म विशेष के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा सकते आप। क्लियर? आ जाओ 28 नंबर, राजकीय शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में धर्म का या धर्म विशेष की, धर्म विशेष की शिक्षा या शिक्षण नहीं करवा सकते, नहीं करवा सकते हैं। याद रखना, समझ में आई मेरी बात? दोबारा सुनो, 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, आप धार्मिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हो, राज्य किसी भी धर्म विशेष पर कर नहीं लगा सकती, और राज्य के जितने भी शिक्षण संस्थान है, गवर्नमेंट जितनी शिक्षा, उसमें किसी धर्म विशेष का आप शिक्षण नहीं करवा सकते, आप धर्म विशेष का प्रचार नहीं कर सकते वहां पर। क्लियर? ये टोटल 4 इसके अनुच्छेद है, चारों मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप कि अच्छी तरह समझ में भी आ गई है। और बेटा कमेंट करने में बहुत ज़्यादा आप लोग वो क्या बोलते हैं, मतलब कमेंट बहुत कम करते हो, कहने का अर्थ यही है बस, कंजूस हो, कमेंट करने में कंजूस हो।
कमेंट क्या करो बेटा जी, आपको ये टॉपिक कैसा लगा, क्या मैं जो पढ़ा रहा हूं वो सच में आपको अच्छा समझ में आ रहा है, तो कमेंट जरूर कीजिए बेटा। ओके, आप इसको नोट कीजिए, आगे हम पढ़ाते हैं। कीजिए बेटा इसको नोट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। देखो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, समझने की कोशिश करना। पहले बात तो सर ये कौन कौन से अनुच्छेद में, तो ये 5वां नंबर का है। हम बोलेंगे 5, 4, 2, 4, 2, इसमें 2 अनुच्छेद आते हैं। कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? 29 और 30। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, ये 2 अनुच्छेद आते हैं। सर अनुच्छेद 29 और 30 में है क्या चीज? आ जाओ पढ़ते हैं। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 में क्या है? देखो, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अल्पसंख्यक समुदाय से रिलेटेड है। एक तो यह बात ध्यान रखो, यानी कि अल्पसंख्यकों के अधिकार दे रखे हैं 29 नंबर में, अल्पसंख्यक। क्लियर? 30 में इसमें दे रखा अल्पसंख्यकों के अधिकार, और 30 में दे रखा है कि अल्पसंख्यक अपनी शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी कर सकते हैं, जैसे आदिवासी शिक्षण संस्थान, ठीक है ना, जैसे ये लिख दे शर्मा, या मतलब ये मान ले कि ब्राह्मण समाज की शिक्षण संस्थान, ठीक है ना। कोई भी अपने अपनी अल्पसंख्यक जो हैं, अल्पसंख्यक जो है वो अपनी शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो बात है वो किसके लिए है? अधिकतर अल्पसंख्यकों के लिए है। तो यहां पर क्या करेंगे? अल्पसंख्यक के अधिकार, अल्पसंख्यक के अधिकार से रिलेटेड है। 30 नंबर अल्पसंख्यक, ध्यान से सुनना, अल्पसंख्यक, अच्छी तरह बात को समझना, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना, ठीक है ना। अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, इसका अधिकार है। क्लियर? तो दोबारा सुनो, 29 नंबर में अल्पसंख्यक के अधिकार हो गए, और 30 नंबर में उनकी शिक्षा से रिलेटेड बातें होंगी। बस 29-30 में 2 ही अधिकार है, 2 ही अनुच्छेद है, 29 और 30। तो शिक्षा और संस्कृति के अधिकार में 2 अनुच्छेद हैं, 29 और 30। 29 में अल्पसंख्यक के अधिकार है, अधिकारों के बारे में बताया गया कि कौन कौन से अधिकार हैं, और 30 के अंदर अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थान है उनकी भी स्थापना कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गई? अब मैं और आगे अच्छी तरह से बताऊं, आप इनको नोट कर लीजिए, फटाफट कीजिए बेटा। देखो बच्चा, ध्यान से सुनो एक बार। अपने मौलिक अधिकारों में टोटल अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। इसमें से आप लोग है ना 12 और 13 को छोड़ दो, और 31 नंबर के अनुच्छेद को छोड़ दो। क्लियर? बाकी जो बातें हैं उनमें मैंने बताया था टोटल मौलिक अधिकार 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसका विभाजन सुन लो, पहले 5 अनुच्छेद, फिर 4, फिर 2, यानी 5, 4, 2, 4, 2, 4, समझ गए? आ जाओ, पहले 5 अनुच्छेद, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 ले लिया। फिर 4 अनुच्छेद, 1, 2, 3, 4, ये 4 ले लिए। फिर 2, फिर दोबारा 4, फिर दोबारा 2, फिर दोबारा 4, एलओबी। गिन के देख लो, टोटल हो गए 6 अपने मौलिक अधिकार, 1, 2, 3, 4, 5, 6। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
और ये हो गया शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। यहां तक मैं पढ़ा चुका हूं। अब आते हैं इसमें अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक, ये हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इनको मैं बताऊं, आपको ये पूरा मामला समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? देख लो मैंने कैसे कैसे विभाजन किया है। 31 नंबर के अंदर क्या है ये मैं बताऊंगा लास्ट में। क्लियर? पहले यहां तक बताओ, समझ में आ गई होगी बात पूरी अच्छी तरह से। क्लियर? करते हैं स्टार्ट। आ जाओ बेटा जी। चलिए बेटा जी करते हैं स्टार्ट। लास्ट संवैधानिक लास्ट मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होता है? अनुच्छेद 32 से लेके 35 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 32 से 35 तक। इसमें एक बात तो याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है क्यों? ये इंपॉर्टेंट है क्यों, इसके बारे में बताना है। आ जाओ। सबसे पहली बात, एक तो ये याद रखना, अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा, याद रखना बेटा जी, भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला इसको? संविधान की आत्मा। याद रखना, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा कहा है। याद रखना, इसको क्या कहा है? संविधान की आत्मा या हृदय। ठीक है ना? अगर आपको यह पूछ लिया जाए कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो अनुच्छेद 32 को, या उल्टा भी पूछ सकते हैं, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने। क्लियर? अब सुनो क्यों कहा है, इसके पीछे बता दूं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत, ध्यान से सुना, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत, बेटा क्लियर दिखाई दे रहा है ना? मेरे हिसाब से एकदम क्लियर होगा शायद। ठीक है ना? थोड़ा सा बस इसमें गड़बड़, चले ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ध्यान से सुनेगा मेरी बात को। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है। 5 रीट जारी करता है न्यायालय। अब न्यायालय तो 2 हैं, एक सर्वोच्च न्यायालय है और एक उच्च न्यायालय है। अच्छा देखो, सबसे पहले न्यायालय, ध्यान से सुनना, न्यायालय 5 रीट जारी करता है। संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत न्यायालय है वो 5 रीट जारी करता है। अब कौन सा न्यायालय? आ जाओ। न्यायालय 2 हैं, नंबर 1, नंबर 2, एक सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, और दूसरा है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। क्लियर? सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय 5 रीट जारी करता है, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत। समझ में आएगी बात ये? और अगर आपको पूछ ले कि उच्च न्यायालय 5 रीट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, तो 226, अनुच्छेद 226 के तहत। याद रखना,
अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है वो 5 रीट जारी करता है। आई होप के बात समझ में आ गई होगी। सर 5 रीट ये 5 रीट है कौन सी? आ जाओ 5 रीट के बारे में पढ़ लेते हैं। इनको नोट कर लीजिए फटाफट। ओके बेटा, कीजिए नोट। चलिए बेटा जी, ये 5 रीट हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो और कुछ याद रहे न रहे, इन 500 रीट के नाम जरूर याद कर लीजिएगा। देखो सबसे पहली रीट नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक तो ये नाम, ठीक है ना। अच्छी तरह बात को समझना बेटा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2, दूसरा कौन सा है, ठीक है ना, दूसरा परमादेश। परमादेश। तीसरा उत्प्रेषण, ये तीसरा है उत्प्रेषण। चौथा है प्रतिषेध। प्रतिषेध। देखो इनको अच्छी तरह से 5 के 5 नेम अच्छी तरह से याद कर लेना। 5वां है अधिकार परीक्षा। क्लियर। ये आप 5 के 5 नाम याद कर, हालांकि मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं आपको, लेकिन वो नाम याद रहे न रहे, ये 5 नाम याद जरूर कर लेना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? शरीर को पाना। नहीं सर समझ नहीं पाए। देखो मैं आपको एक प्रैक्टिकल रूप में बताता हूं। मान लो पुलिस ने किसी को गिरफ्तार कर लिया, तो पुलिस का एक कर्तव्य बनता है कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश किया जाए और कहा जाए कि ये देखो साहब आपके सामने है, ठीक है ना। ये कानून क्यों लाया गया है? क्योंकि पहले क्या करते थे, पुलिस मनमानी करती थी इन चीजों पे। किसी को पकड़ते थे, थाने में बंदी कर लेते थे, उस पर टॉर्चर करते थे। उनको कब पेश करना है ये उन्हीं को डिपेंड था। लेकिन अब अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के अंदर पेश करना जरूरी है कि ये हो हमारा जो मुजरिम है या जो भी है, ये है, इनसे जो भी होगा वो कोर्ट के सामने वो व्यक्ति मौजूद होना चाहिए। इसलिए उसको कहते हैं शरीर को पाना, ठीक है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है 24 घंटे के अंतर्गत 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना। परमादेश है क्या चीज? देखो परमादेश का मतलब है कि अगर कोई निम्न स्तर की न्यायालय है, वो किसी चीज का उल्लंघन कर रही है, वो किसी चीज का मतलब है ना अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, तो उच्च न्यायालय उसको आदेश दे सकता है। परमादेश का मतलब होता है आदेश देना, ठीक है ना। अगर कोई सार्वजनिक मतलब पद के ऊपर कोई अधिकारी वो गलत दुरुपयोग कर रहा है तो उसको परमादेश दे सकता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। लेकिन टाटा बिरला, ठीक है ना, ये जो बड़े बड़े संस्थाएं हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल, इनको परमादेश नहीं दे सकता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों सेम है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों सेम है। मान लीजिए रांची की कोर्ट है, रांची की कोर्ट कोई मामले की सुनवाई कर रही है। उस मामले की सुनवाई के दौरान ठीक है ना, अगर कोई गलत चीज हो रही है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको रोक सकता है, मना कर सकता है कि रुक जाओ भाई, ये काम मत करो। सुनवाई के दौरान अगर कोई चीज मना की जाती है तो वो प्रतिषेध कहलाती है। लेकिन मान लो कि एक सुनवाई हो चुकी है, निर्णय हो चुका है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लगता है कि निर्णय गलत हुआ है तो उसके ऊपर पुनः सुनवाई कर सकती है। ये उत्प्रेषण है। ये सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय मना कर सकता है निम्न न्यायालय को, अधीनस्थ न्यायालय को, जबकि ये सुनवाई के बाद भी कर सकता है। जब कई बार नहीं सुनते हो क्या आप, सर्वोच्च न्यायालय नहीं सुनेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे,
समझ गए ना, वो इसी के तहत है। ओके, अधिकार परीक्षा किस अधिकार से, किस अधिकार से, अगर कोई किसी अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो ये व्यक्तिगत पूछ सकते हैं कि आपने ये किस अधिकार से किया है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को ये 5 रीट मजबूत करती है, ठीक है ना। तो मैं ये बताऊं, जो बात समझ में नहीं आई तो बस इतना याद रख लेना, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 रीट जारी करती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। क्लियर, याद रह जाएगा। ओके बेटा जी, अब अपना बच गया अनुच्छेद 31 जो मैंने आपको छोड़ा था। क्लियर, उसके बारे में बताऊं, ये 500 रीट नोट कर लो फटाफट बेटा जी। क्लियर, नोट कीजिए। चलिए बेटा जी देखो, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार पहले 7 थे और वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। तो पहले 7 थे, अब 6 हो गए। एक मौलिक अधिकार को हटा दिया जिसका नाम है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, इस संपत्ति के अधिकार को आजकल हटा दिया गया है। क्लियर, अब आते हैं इसके बागडोर के बारे में। अनुच्छेद 31 के तहत जमींदारा, ये नाम याद रखना, जमींदारा उन्मूलन, याद रखना, जमींदारा उन्मूलन, उन्मूलन, ठीक है ना। जमींदारा उन्मूलन कानून द्वारा, कानून द्वारा हटाया गया। याद रखना, अगर पूछ ले कि संपत्ति के अधिकार को किस कानून के तहत हटाया गया, तो याद रखना जमींदारा उन्मूलन कानून के द्वारा हटाया गया संपत्ति के अधिकार को। और इस किस अनुच्छेद के तहत, तो याद रखना 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटाया। याद रखना 1978 में हटाया गया। मेरी बात को समझना, पहले मौलिक अधिकार थे 7, अब हो गए 6। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, जमींदारा उन्मूलन कानून के द्वारा हटाया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटाया गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। क्लियर, ओके। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, इस संपत्ति के अधिकार को हटा के अब बना दिया गया है कानून, ठीक है ना। क्या बना दिया गया है, कानून। तो याद रखना अनुच्छेद 300A या 300K भी मान सकते हैं, ठीक है ना, इसको कानून बना दिया, कानून बना दिया गया है। लो, कानून बना दिया गया। अच्छा, कानून और अधिकार में अंतर क्या है? कानून और अधिकार में बस एक ही अंतर याद रखना, आप अगर अधिकारों का उल्लंघन होता तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, आप उसमें सुनवाई के लिए जा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन कानून के विरुद्ध आप नहीं जा सकते। अगर कानून है तो आप इसके लिए आप सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजा नहीं खटखटा सकते, बस इतना अंतर है। समझे मेरी बात को? तो कुल मिला के मुद्दे की बात थी, और इसी के साथ अपने मौलिक अधिकार का सारा चैप्टर कंप्लीट। जो बच्चा पहली बार ये वीडियो देख रहा है, मैं कहूंगा पहले पार्ट 1 देख लेना, फिर पार्ट 2 देखना। और बच्चा ईमानदारी से बताओ ये टॉपिक आपको कैसा समझ में आया। अगर बेहतर समझ में आया है तो पॉलिटिकल साइंस का मैं और भी टॉपिक लेकर आऊंगा, शानदार शानदार बेटा जी। और हर बुक, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे साइंस हो, चाहे केमिस्ट्री हो, मैंने हर टॉपिक को सीरियल वाइज पढ़ा है बेटा।
तो आप नोट्स भी बनाओ तो मेरे डे 1 डे 2 डे 3 के अकॉर्डिंग बनाना। ओके बेटा जी, तो इसके नोट्स बना लो बढ़िया तरीके से और बार बार पढ़ो। मेरा विश्वास रखो, मैं आधी चीज तो आपको वीडियो में याद करवा देता हूं, आधी चीज तो मैं आपको बताते बताते याद करवा देता हूं, समझ गए। और भी आप बढ़िया सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होता बेटा। बढ़िया सपोर्ट कीजिए, अच्छा पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत मेरे बच्चों, ठीक है। थैंक यू बेटा, आप नोट कर लीजिए।